हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर बेटा हम 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने 7 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप जिन्होंने नहीं देखी है बेटा, जो नहीं देख पाए हैं जो बच्चे, वो आप ज़रूर देखना वीडियोस को। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर मैंने सारी वीडियोज़ को तैयार किया है। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आएगी और आप उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी दोगे। जैसा आपका अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बेटा, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप मुझे इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। बेटा आवर न्यू चैप्टर इज़ चैप्टर 8, वाइटल विलेजेस थायमिंग टाउन्स। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर आज हमारा जो नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर बेटा। इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। इसके अंदर हम जो पुराने समय के जो विलेजेस से, वो क्या है बेटा, वो हमेशा वाइटल मीन्स होता है खुशहाल, मतलब बहुत ही खुश रहते थे, वहाँ पर चारों तरफ खुशहाली होती थी। एंड थ्राइविंग टाउन्स, और जो छोटे छोटे जो कस्बे थे, टाउन्स थे, वो कैसे थे, बहुत ही समृद्ध थे, मतलब चारों तरफ वहाँ पर सब खुश रहते थे, मतलब संतुष्ट थे, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब आपस में प्रेम से मिलकर रहते थे। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, जो पुराने समय के जो टाउन्स हैं। तो देखिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना। तो देखिए, प्रभाकर एट दी ब्लैक स्मिथ शॉप। देखिए बच्चों, ये आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है बेटा, इसका नाम क्या है, प्रभाकर। तो देखिए जो प्रभाकर है वो एक बार लोहार की दुकान पर जाता है। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो लोहे का कार्य करता है। तो प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। जो प्रभाकर है बेटा, वो क्या है, उस शॉप के वहाँ पर, लोकल शॉप वहाँ पर जाता है, लोहार की दुकान पर। और वहाँ पर क्या देखता है वो, एक स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स। और वो एक छोटी सी बेंच के ऊपर क्या है, आयरन के टूल, लोहे के औजार रखे हुए हैं, जैसे एक्सिस है, सिक्कल्स है, वो वहाँ पर रखे हैं। तो एक्सिस होता है बेटा कुल्हाड़ी, और सिक्कल होता है हंसिया। यही मतलब क्या है, ये टूल्स के नेम है ये। एंड रेडी फॉर सेल, और उनको क्या है, सेल आउट किया जा रहा है। अब ब्राइट फायर वर बर्निंग, उसके साइड में क्या हो रहा है बेटा, आग जल रही है। एंड 2 मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रोड्स इनटू शेप। और 2 व्यक्ति हैं वहाँ पर, वो क्या है, जो आयरन की बड़ी बड़ी मेटल की जो रोड्स होती हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, गर्म करके उन्हें बीट कर रहे हैं, मीन्स मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको नई शेप देने के लिए। इट वॉज़ वेरी हॉट एंड नॉइजी। अब वो जो मेटल रोड्स हैं क्या है बेटा, बहुत ही गर्म हैं, और गर्म की वजह से क्या है, बहुत तेज उनमें से आवाज़ आ रही है। एंड येट इट वॉज फैक्सीनेटिंग टू वॉच वट वॉज हैपनिंग। लेकिन जो प्रभाकर है, उसे इन सब कुछ चीज़ों को देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। आगे बेटा, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए बच्चों क्या बताया है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखिए उस समय जो लोहे के औजार थे, उनको कृषि के कार्य के अंदर कैसे यूज़ किया जाता था। तो देखो बेटा, आपको 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, पुराने समय के जो लोहे के औजार थे, इन सब चीज़ों क्या है, इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया जाता था। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। जैसा आप सभी को पता है बेटा, आज के टाइम के जो जितने भी आयरन के औजार हैं, वो क्या है, आज भी यूज़ किए जाते, पुराने समय में भी यूज़ किए जाते थे। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड आर पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर बेटा जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं आयरन का, स्टील का कोई ना कोई रूप, किसी ना किसी रूप में वो हमें मिलते हैं। यूज़ ऑफ आयरन बिगेन सब कॉन्टिनेंट अराउंड। जो लोहे का जो यूज़ है, प्रयोग है, वो आज से लगभग 3000 साल पहले से स्टार्ट हो गया था। एंड सम ऑफ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड मेगालिथिक बरियल्स। और इनमें से बहुत सारे जो आयरन के टूल्स हैं, वेपन्स हैं, औजार हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमें महापाषाण जो बरियल्स यानी कि कब्र होती थी, उनके अंदर हमें वहाँ पर मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले यहाँ पे कुछ यहाँ ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, मतलब जो कुछ प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय जो एग्रीकल्चर थी, उसके अंदर क्या आयरन के टूल्स को यूज़ किया जाता था। दीज इंक्लूड्स एक्सिस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। इसके अंदर क्या क्या औजार है, एक्सिस है, कुल्हाड़ी है, जिससे क्या है, जंगलों को साफ़ किया जाता था। एंड आयरन प्लोशेयर, और उस क्या है, लोहे के हल हैं, जिससे खेतों को जोता जाता था। As we had seen, the plowshare was useful for increasing agricultural production। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो प्लोशेयर हैं, यानी कि जो हल होते थे औजार लोहे के, इनसे क्या है, इनका जब से यूज़ करना स्टार्ट किया, तब से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उसके अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ।
तो क्योंकि जो पहले सारा वर्क मैनुअल होता था बेटा, उसके बाद क्या है टूल्स को यूज़ करके उस वर्क को ईजी किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरीगेशन। इसके अलावा एक दूसरा स्टेप उठाया गया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो क्या था बेटा, इरीगेशन। इरीगेशन तो सिंचाई, यानी कि जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता था उसको सिंचाई के द्वारा भी इंक्रीज किया गया। किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। जैसा कि बेटा आप अब तक सभी पढ़ते आए हैं कि जो पुराने समय के जो राजा होते थे, उनके जो किंगडम्स होते, मतलब उनके जो एरियाज़ होते थे, वो क्या है, मतलब किसी भी गांव की फ्लोरिशिंग, मतलब किसी भी गांव के बिना वो क्या है अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। तो वाइल न्यू टूल्स एंड दी सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज, यानी कि क्या है प्लांट्स के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिंचाई को भी बहुत अधिक इसके अंदर यूज़ किया गया है। इरीगेशन वर्क्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। और उस समय बेटा जो इरीगेशन का कार्य होता था, सिंचाई का कार्य होता था, उसके लिए क्या है कैनाल्स को, नहरों को, कुओं को, टैंक्स को और झीलों को इसके अंदर प्रयोग में लाया जाता था। उनसे उनके पानी के द्वारा इरीगेशन यानी कि सिंचाई का कार्य किया जाता था। आगे देखिए बेटा, अगर आप देखिए इसमें देखिए एक चार्ट दिया गया है, ये आप लोगों के लिए खुद के लिए वर्क है। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर आप इस नीचे जो पूरा चार्ट दिया गया है ये वाला है, तो इसके अंदर क्या है अलग अलग स्टेजेस कंस्ट्रक्शन की, इरीगेशन की, तो उसको आप सभी को क्या है इसका जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पॉइंट है बेटा। आप इन सभी को क्या है अरेंज करना है, इन सभी जो ब्लैंक कॉलम्स हैं इन सभी के अंदर आपको इनको सभी को अरेंज करना है ताकि इससे पूरा क्या है एक सेंटेंस मेक हो सके। नेक्स्ट हेडिंग बेटा हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब देखिए उस समय के अंदर गांव के अंदर कौन रहते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। उस समय बेटा देखिए गांव के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते थे। कहाँ पर, सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो तमिल जो रीजन था, क्षेत्र था, उसके अंदर बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें क्या है वेल्लार के नाम से जाना जाता बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वेल्लार, उन्हें वेल्लार के नाम से जाना जाता था। और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन्स होते थे उन्हें उझावर, और जो लैंडलेस लेबरर्स यानी कि जिनके पास अपने खेत नहीं होते थे उन्हें क्या है, उन्हें कशाधिकार और अधिमाई के नाम से जाना जाता था। बेटा तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों को अच्छे से समझना है। ओके, आगे देखिए इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अब जो कंट्री का जो नॉर्दर्न यानी कि जो नॉर्थ पार्ट था उसके अंदर विलेज हेडमैन वाज नोन एज, वो तो सारा था क्या था सदर्न पार्ट के अंदर। अब नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। और इसके अंदर जो ग्राम भोजक होता था वो क्या है बेटा, एक ही परिवार के अंदर मतलब क्या हेरिडिटरी चलता था, वंशानुगत चलता था। एक की डेथ के बाद उसका बेटा आ जाता था, बेटे की डेथ के बाद उसका बेटा, तो इस प्रकार से ये जनरेशन टू जनरेशन चलता था। ग्राम भोजक वाज ओफन द लार्जेस्ट लैंड लोनर। और जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उन्हें क्या है ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। एंड ही हैड स्लेव्स एंड हायर वर्क टू कल्टिवेट द लैंड। और ये इतने अमीर होते थे उस समय के अंदर, तो ये क्या है अपने खेतों के ऊपर कृषि का कार्य करवाने के लिए जो दास होते थे, स्लेव्स होते थे, उन्हें किराए पर लेते थे। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes. इसके अलावा जो ग्राम भोजक होते थे वो बहुत ही पावरफुल भी होते थे, और जो राजा होते थे उनसे क्या है वो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते थे उनका। एंड ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज। और इसके अलावा कई बार वो जज का कार्य भी करते थे और कई बार वो पुलिसमैन का कार्य भी करते थे। कौन, ग्राम भोजक। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक, इन सभी के अलावा देयर वर ऑल्सो इंडिपेंडेंट फार्मर्स। उस समय बेटा कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे और उन्हें क्या है गृहपतिस के नाम से जाना जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर ओनर्स, लैंड ओनर्स। इसमें से कुछ क्या होते थे बेटा, छोटे किसान होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड व्यूमेन, उसके अंदर मैन और वीमेन दोनों होते थे, और इन्हें क्या दास कर्मकारा के नाम से जाना जाता था। हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनके अपने खुद के लैंड नहीं होते थे। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय द अदर। और ये क्या करते थे बेटा, दूसरे किसानों के खेतों को ऊपर कार्य करके अपना पेट भरते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन। और कुछ गाँव के अंदर कुछ क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, जिनके अंदर ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार, पोटर होता है जो मटके बनाता है उसे पोटर कहा जाता है। कारपेंटर होता है बेटा जो बढ़ई का काम है यानी कि लकड़ी का जो काम करता है। एंड वीवर होता है जो बुनाई का कार्य करता है। ये सारे भी क्या है वहाँ पर वर्क करते थे, ये सारे भी मिलकर कार्य करते थे।
आगे देखिए बेटा, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। अब उस समय के अंदर जो तमिल कंपोजिशन उसके बारे में बताया है। सम ऑफ अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर के नाम से इन्हें जाना जाता था। वर्क कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स, मतलब आज से 2300 साल पहले जो क्या है कंपोजिशन होती थी, उन्हें तमिल के अंदर संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता था। क्यों कहते थे इन्हें संगम? बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। और क्यों इन्हें? क्योंकि इसके अंदर जब इन्हें कंपोज किया जाता था, इसके अंदर एक पोइट नहीं होता था, बहुत सारे कवि मिलकर इन्हें गाते थे, इनका कार्य करते थे। उस समय कवियों को मदुरई के अंदर क्या है बेटा, संगम के, मतलब कवियों के पूरे ग्रुप को संगम के नाम से जाना जाता था, इसलिए इन्हें संगम लिटरेचर कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, अवर नेक्स्ट हेडिंग बेटा, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजीज़। इसके अलावा वहाँ पर क्या है, कौन कौन सी कहानियाँ हैं, यात्राओं के वर्णन, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकला, और पुरातत्व जो वेदा थे उनके बारे में भी हमें बहुत सारे उसमें सबूत मिलते हैं। तो देखिए, यू हैव हियर द जटाकास। आपने पुराने चैप्टर्स के अंदर जटाकास के बारे में सुना था। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये बेटा ये ऐसी कहानियाँ होती थी जो साधारण लोगों के द्वारा लिखी जाती थी। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और ये क्या है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, भिक्षु होते थे, उनके द्वारा इन्हें प्रिजर्व कर दिया जाता था। एंड हियर जब पार्ट ऑफ जटाका स्टोरी, इसमें भी क्या बेटा जटाका की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से गरीब आदमी एकदम से अमीर बन जाता है। तो वो एक इसके अंदर एक स्टोरी है, वो हम इसमें स्टोरी रीड करते थे। देखिए बेटा, ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। क्लेवर पुअर मैन। तो देखिए, एक बार की बात है, क्या होता है, एक बहुत गरीब आदमी था, और वो क्या है, शहर के अंदर रहता था, और उसके पास क्या है, एक मरा हुआ चूहा था। तो वो क्या है, उस मरे हुए चूहे को क्या करता है, वो अपने मतलब उसको एक होटल के मालिक को एक पैसे के अंदर उसे बेच देता है। किसके लिए? जो होटल के मालिक होते हैं उनके पास एक बिल्ली होती है। अब बिल्ली को खाने के लिए क्या चाहिए? चूहा चाहिए। तो वो एक पैसे के अंदर, एक कॉइन के अंदर वो होटल के मालिक को उसे बेच देता है। देन वन डे, एक दिन क्या है, वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तो जो राजा का जो गार्डन होता है, वो क्या है, पूरा गार्डन क्या है बेटा, ब्रांचेस से और लीव्स से क्या हो जाता है, पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है। अब जो गार्डनर होता है वो बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई मैं इसको कैसे साफ़ करूं। तो जो यंग मैन होता है, जो पुअर यंग मैन होता है ना, वो क्या कहता है कि अगर मैं इस गार्डन को साफ़ कर दूं तो क्या आप मुझे सारी लकड़ियां और जो पत्तियां हैं वो मुझे दे दोगे? तो जो गार्डनर होता है वो क्या है, एग्री हो जाता है। अब जो यंग मैन होता है वो क्या करता है, वहाँ पर बहुत सारे गार्डन के पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो उन सब बच्चों को क्या करता है, टॉफ़ी देता है, और उनसे क्या कहता है कि तुमको ये सारी स्टिक और लीफ को इकट्ठा करना है। अब जो बच्चे होते हैं बेटा, वो तो आपको पता है, आप भी बच्चे हो, फटाफट भाग भाग के काम कर देते हैं। तो बच्चे क्या, सारे बच्चे इकट्ठे होकर क्या है, वो सारा जो गार्डन होता है उसको एकदम क्लीन कर देते हैं, और जितना भी जो होता है ना, उनके वहाँ पर स्टिक और लीफ होती है, उन सभी को वहाँ पर वो एंट्रेंस यानी कि गेट के पास इकट्ठा कर देते हैं। उसी समय जो राजा का जो पोटर होता है, यानी कि जो मटके बनाता है, वो उसको देखता है, उससे क्या कहता है कि जो पोटर होते हैं बेटा, उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें मटके को पकाना होता है। तो वो क्या कहता है कि तुम मुझे सारा ईंधन दे दो, लकड़ियाँ दे दो, पत्ते दे दो, और इसके बदले में क्या, मुझे पोट के लिए चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जो यंग मैन होता है वो तैयार हो जाता है। अब जो गरीब यंग मैन होता है उसके पास क्या है, कुछ पैसे आ जाता है। उसके पास एक प्लान और आता है। वो क्या करता है, ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। वो क्या करता है बेटा, एक बहुत बड़ा पानी का जग लेकर जाता है, और वहाँ पर क्या है, ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। और जो घास काटने वाले 500 लोग होते हैं उन्हें क्या है, वो पानी पिलाता है। तो वो पानी पीने से क्या है, जितने भी वो गरीब जो घास काटने वाले थे बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बताइए कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो अब वो जो गरीब यंग मैन था वो क्या कहता है कि वो रिप्लाई करता है कि आई विल टेल यू नो व्हाट आई नीड यू। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प कब चाहिए। तो उसके बाद क्या ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। अब वो क्या है, एक व्यापारी को अपना दोस्त बनाता है। एक दिन जो व्यापारी होता है उससे क्या बताता है कि कल एक हॉर्स डीलर यहाँ पर अपने शहर में आ रहा है और उसके पास 500 घोड़े हैं। यह सब सुनकर क्या है, जो यंग मैन होता है वह फटाफट उन ग्रास कटर्स के पास जाता है जिनको उसने पानी पिलाया था। वो ग्रास कटर से क्या कहता है कि प्लीज़ आप मुझे
500 मतलब सारे जितने भी तुम ग्रास कटर हो सभी मिलकर मुझे क्या है एक एक घास का बंडल दे दो। तो क्या है, और जब तक मेरी ये सारी घास नहीं बिक जाती है तो आप अपनी घास मत बेचना। तो वो सभी खुश हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, वो सभी क्या उसे एक एक बंडल ग्रास का दे देते हैं। उसके पास 500 बंडल हो जाते हैं। अब वो जो हॉर्स डीलर होता है उसके पास कितने ग्रास होते हैं बेटा, उसके पास भी 500 हॉर्सेस होते हैं। एंड कुड नॉट बाय ग्रास, अब उसको कहीं भी घास नहीं मिलती है तो वो सारी घास किससे खरीद लेता है, यंग मैन की घास खरीद लेता है और 1000 कोइंस, और उसे 1000 कोइन उसे देता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें बताया गया कि जो एक गरीब पुअर पर्सन था उसने देखिए अपने माइंड को यूज़ करके कैसे कैसे करके देखिए लास्ट में आकर वो कितने कोइंस आ जाते हैं, उसके बाद 1000 कोइंस आ जाते हैं। इस प्रकार से क्या है वो रिच बन जाता है, एक बहुत ही अमीर पीपल बन जाता है। इस प्रकार से इसमें यही बताया गया कि बेटा हम अपने माइंड को यूज़ करके क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करके हम गरीब से अमीर भी बन सकते हैं। तो ये एक स्टोरी के रूप में इसमें बताया गया है। तो बच्चों ये इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया था। आई होप बेटा आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे क्या है हमें पुराने समय की क्या है एविडेंस मिले हैं, जिसके अंदर स्कल्पचर्स के बारे में पता लगा है। जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं तो वो जो मूर्तियाँ होती थी वो शहरों में और विलेजों में लगाई जाती थी। एंड जितनी भी स्कल्पचर्स होती थी, मूर्तियाँ होती थी, इन्हें क्या डेकोरेट किया जाता था। कहाँ पर पिलर्स के गेटवे और बिल्डिंग जहाँ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता था वहाँ पर इन्हें लगाया जाता था ताकि जो लोग हैं वो इन्हें देख सकें और इसके बारे में जान सकें। एंड मैनी ऑफ सिटीज़ डेवलप फ्रॉम अबाउट, और जितने भी जो सिटीज़ हैं जो आज से 2500 साल पहले डेवलप हुई थी उन्हें क्या है महाजनपद के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन, और ये जितने भी ये महाजनपद थे इनके चारों तो बहुत ही ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी। देखिए ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है बेटा, इस डायग्राम में क्या है, ये बड़ी सारी क्या दिखाई गई है बेटा, एक वॉल दिखाई गई है। देखिए ये जो ये नहीं आपकी ये जो वॉल है, ये वॉल के ऊपर क्या है बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाए गए थे। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स, इसके अलावा वहाँ पे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्ववेता थे उन्हें क्या है रो ऑफ पोर्ट मिले हैं, सेरामिक रिंग्स मिले हैं, जिन्हें क्या है एक के बाद एक उन्हें अरेंज किया गया था। इन्हें रिंग वॉल के नाम से जाना जाता था। एंड दीज ये कहाँ पर टॉयलेट्स में या कई बार ड्रेन्स और गार्बेज डम्प्स के आसपास भी दिखाई देते थे। और ये जो राउंड रिंग वेल्स थी इन्हें क्या है अलग अलग हाउसों के अंदर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता था। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस मार्केट्स, और इसके अलावा पुराने समय के जो महल थे, मार्केट्स थी और ऑर्डिनरी पीपल के जो होम थे उनके भी बहुत सारे हमें प्रमाण मिलते हैं। एंड डिस्कवर्ड बाय, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया है। अदर्स मेड ऑफ वुड, कुछ मकान बेटा लकड़ी के बने हुए थे, कुछ ब्रिक्स से बने हुए थे, कुछ थैच होता है बेटा जो कच्ची झोपड़ियाँ होती हैं उससे बने हुए थे, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। इसके अलावा अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज़ इन इज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड दैम। इसके अलावा बहुत सारे सेलर और ट्रैवलर जो व्यापारी होते थे उनसे भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। वन ऑफ मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वाज अननोन ग्रीक सेलर, उसमें से ग्रीक सेलर के बारे में हमें पता लगता है। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, वो जो ग्रीक सेलर है वो क्या है जितने भी पोर्ट्स के ऊपर बंदरगाहों के ऊपर वो गया उसके बारे में वो बताता है। तो इसके अंदर एक बंदरगाह एक स्टोरी बताई गई है बेटा, किसके बारे में भरूच के बारे में बताई गई है। जो भरूच था भरूच की स्टोरी के बारे में बताया गया। तो देखिए भरूच की स्टोरी क्या है, स्टोरी ऑफ बैरी गाजा बेटा भरूच का ग्रीक नेम है। तो ये जो गल्फ़ है बहुत ही क्या है पतली है, तंग है, और ये इसे बैरी गाजा कहा गया है। एंड वर हार्ड टू नेविगेट, और इसके अंदर से क्या है ये मतलब इतनी छोटा रास्ता है इसके अंदर से जो जितने भी नाविक हैं वो आराम से इसमें से नहीं जा सकते हैं। शिप से इसके अंदर से केवल जो स्किलफुल और एक्सपीरियंस पर्सन है वही, जो फिशरमैन है वही वहाँ पर जा सकते हैं। इम्पोर्ट इंटू बैरी गाजा वर वाइन, बैरी गाजा में किन किन चीज़ों को बेटा इम्पोर्ट्स किया जाता था, शराब को, कॉपर को, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को उन्हें इम्पोर्ट किया जाता था। और एक्सपोर्ट्स के अंदर हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ थी, इवोरी, एगेट, सेरेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम, इन सभी को क्या किया जाता था एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा उस समय के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो राजा को क्या देते थे, गिफ्ट्स देते थे, और गिफ्ट के अंदर वो सिल्वर के कॉइन देते थे, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल व्यूमेन, वाइन्स और फाइन क्लॉथ्स भी राजा को क्या किए जाते थे उस समय गिफ्ट किए जाते थे।
तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है बेटा ये, और मैंने कोशिश की है बेटा इजी लैंग्वेज में से बताने की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को दोबारा से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जब भी आप रीडिंग करते अपने साथ अपनी बुक लेकर ज़रूर बैठना। तो बच्चों आज हमने हाफ चैप्टर इसका डिस्कस कर लिया है, जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से देखना, सभी को समझने की कोशिश करनी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।